सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान का रोल ये होता था कि उसने अपने मुल्क को कंट्रोल में रखना होता था और इसके साथ साथ सरहदों को फैलाना होता था और अपनी सल्तनत की सरहदों को बढ़ाते जाना होता था। सल्तनत उस्मानिया के तमाम सुल्तान ही उस्मान गाजी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी गोल्डन एज में ये सल्तनत इतनी बड़ी हो गई थी कि ये शुमाल में हंगरी तक, जनूब में यमन तक, मशरिक़ में इराक़ तक और मगरिब में अल्जीरिया तक फैल गई थी। ज़ाहिर बात है ये सल्तनत बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ये रोल बहुत चैलेंजिंग था कि इतनी बड़ी सल्तनत को संभाला कैसे जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नई कौमें उभरी और उन्होंने ये इलाके सल्तनत उस्मानिया से हासिल कर लिए। लेकिन आज भी ये चीज़ बहुत हैरान कर देती है कि ये सल्तनत कितनी बड़ी थी और कितनी ताकतवर थी। और सल्तनत के इतना ताकतवर होने की वजह ये थी कि इस सल्तनत को कई समझदार और ताकतवर सुल्तान मिले। आज मैं आपको ऐसे ही सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और उन्होंने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। नंबर 5 पर हैं बेयज़िद अव्वल। बेयज़िद अव्वल ने 1399 से लेकर 1402 तक हुकूमत की थी, लेकिन अपनी सिर्फ 12 साल की ही हुकूमत में उन्होंने इस सल्तनत को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था जो कि इनसे पहले कोई और ना कर सका। वो मुराद अव्वल और गुलसैसी खतून का बेटा था। बेयज़िद अव्वल ने दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज बनाई थी, ताहम वो इतनी बड़ी फ़ौज से कॉन्स्टेंटिनोपल या अब जिसे इस्तांबुल कहा जाता है उसे हरा ना सका। लेकिन फिर भी उसने निकोपोलिस के मुकाम पर सलीबियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज को हरा दिया था। ये सुल्तान पहले कुताया नाम के शहर का गवर्नर था। ये शहर उन्होंने जरमियानिद के बादशाह की बेटी से शादी करके हासिल किया था। बेयज़िद अव्वल एक बहुत ही तेज़ और ख़तरनाक सिपाही था और उसे तेज़ गरजती बिजली का नाम भी दिया गया था। बेयज़िद अव्वल को सल्तनत उस्मानिया का बादशाह तब बनाया गया जब उनके फादर मुराद अव्वल की 1399 में मौत हो गई। इससे अगले साल ही उन्होंने प्रिंसेस ओलिवेरा डिस्पीना से शादी कर ली और उसकी तैमूर के साथ कई जंगें भी हुई थीं। उन्होंने 1397 में करामान के अमीर को अके के मुकाम पर भी हरा दिया था और फिर इसके बाद इसने उसको मार दिया था और इससे अगले साल ही इन्होंने जियानी कैमरत और उसके कई इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया। ताहम अंकारा की जंग के दौरान बेयज़िद अव्वल को तैमूर ने पकड़ लिया था और उसके पकड़े जाने की ये कहानी बहुत ही मशहूर है। फिर बेयज़िद को तैमूर ने बहुत तकलीफ़ें दी और फिर वो बाद में मर गया, शायद जहर देने की वजह से या फिर खुदकुशी करके। बेयज़िद अव्वल एक बहुत ही समझदार हुक्मरान था। वो कई ज़ुबानें बोल सकता था और उसका मेन फोकस यही था कि इस्लाम को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसने इस्लाम को अपनी कब्ज़ा की सभी जगहों तक पहुंचा भी दिया था। इसके साथ साथ वो बहुत ख़तरनाक भी था और इसकी एक मिसाल ये ले लें कि उसने अपने भाई को ही मार दिया था ताकि सल्तनत में कोई बगावत ना हो सके। नंबर 4 सुलेमान अव्वल। सुलेमान अव्वल ने सबसे ज़्यादा देर तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की थी। उन्होंने 1520 से हुकूमत करना शुरू की थी और वो 1566 तक यानी अपनी मौत तक सुल्तान रहे। उनकी हुकूमत के दौरान इस सल्तनत में तकरीबन 25 मिलियन लोग रहते थे। वो अपने फादर के मरने के फ़ौरन बाद सुल्तान बन गए थे और जैसे ही वो सुल्तान बने उन्होंने यूरोप की ईसाई फ़ौजों के ख़िलाफ़ जंगें शुरू कर दी। उन्होंने 1521 में बेलग्राड को कब्ज़े में लिया और अगले साल ही रोड्स के जजीरों पर कब्ज़ा कर लिया। सुलेमान अव्वल के बारे में सबसे मज़े की बात यह है कि उनका कंट्रोल अपनी सल्तनत पर बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने कई नए कानून बनाए और तलीम को सल्तनत में आम किया। इन्होंने इस सल्तनत को गोल्डन एज में पहुंचा दिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सुलेमान एक सुनार भी थे और वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे। उन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया की तहज़ीब व सकाफ़त को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। उन्होंने अपने हरम की ही एक औरत से शादी की थी और ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में पहली बार हुआ था कि किसी सुल्तान ने अपने हरम की औरत से शादी की हो। और उनका बेटा सुलेमान अव्वल के मरने के बाद बादशाहत लेने में भी कामयाब हुआ था, जिसका नाम सलीम दोयम था। सुल्तान सुलेमान का एक और बेटा भी था जिसका नाम था बेयज़िद, लेकिन उसे उसके बेटों समेत 1561 में मार दिया गया था। सुल्तान सुलेमान आज भी बहुत मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत में जो जो अचीव किया वो कोई और नहीं कर पाया। उन्होंने अपनी एक बेहतरीन इमेज बनाई थी जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ताकतवर और बेहतरीन लीडर बन पाए थे। और सबसे बढ़कर उन्होंने जो जंगें लड़ी उसके ज़रिए उन्होंने कई बल्कन के इलाके कब्ज़े में किए, यहाँ तक कि तकरीबन सारा का सारा शुमाली अफ्रीका भी। सुल्तान सुलेमान के दौर में सल्तनत उस्मानिया अपनी ताकत की बुलंद तरीन चोटी पर पहुँच गई थी। वो इतने ताकतवर थे कि उनके मरने के 30 साल बाद भी शेक्सपियर ने उनके बारे में अपनी एक किताब में लिखा,
ये बात तो क्लियर है कि इस सुल्तान का असर सल्तनत पर बहुत ही ज़्यादा था। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को वो दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। नंबर 3, मुराद IV। मुराद IV भी एक ऐसे सुल्तान थे जिनका असर हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा था। उन्होंने 1623 से 1640 तक हुकूमत की थी। उन्होंने सल्तनत की अथॉरिटी दोबारा से ताकतवर की थी और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने दौर के सबसे ख़तरनाक सुल्तान थे। वो कॉन्स्टेंटिनोपल में पैदा हुए थे, यहाँ जिसे इस्तांबुल कहा जाता है। वो कुसुम सुल्तान और सुल्तान अहमद अव्वल के बेटे थे। उनके दौर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी सफ़ाविद के साथ जंगें। तब सल्तनत उस्मानिया और सफ़ाविद बहुत बड़ी जंग में थे और यही वो सुल्तान हैं जिन्होंने मौजूदा इराक़, ईरान और तुर्की के बॉर्डर्स बनाए थे। आगाज़ में ये सुल्तान अपने रिश्तेदारों के कंट्रोल में था, लेकिन कुछ सालों बाद वो समझदार हो गया और अपने बहनोई को मार दिया जो कि गद्दार था। उनकी हुकूमत के दौरान एक बीमारी भी फैली थी जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे और तकरीबन हर रोज़ ही 1000 लोग इस बीमारी से मर रहे थे। 1632 के दौरान मुराद IV ने सही से हुकूमत करना शुरू की। उसने कई लोगों को मौत की सज़ा दी, वो सब लोग जो गद्दार थे या वो लोग जो सुल्तान का हुक्म नहीं मान रहे थे। और इलियास पाशा एक मिसाल है जिनको उन्होंने मार दिया था। मुराद IV ने मुल्क में शराब, तंबाकू और कॉफ़ी को भी बैन कर दिया था। वो आम लोगों के कपड़ों में मुल्क में घूमते रहते थे, ये देखने को कि कहीं कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा। सबसे बढ़कर मुल्क में उन्होंने इंसाफ को कायम किया और जो गलत करता था उसको बहुत सज़ा दी जाती थी। वैसे तो उनके काम करने का तरीका बहुत नॉर्मल था, लेकिन जो सज़ाएं वो लोगों को दिया करते थे वो बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। वो एक शायर भी थे और इन्होंने कई नज़में भी लिखी थीं। उन्होंने कई खूबसूरत अमारात भी तमीर करवाईं, जैसे कि मदनी मस्जिद और सहरा फातिन मस्जिद जो कि कोनिया में बनाई गई थी। आम लफ्ज़ों में कहें तो ये सुल्तान बहुत ही ज़्यादा बासलाहियत था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ख़तरनाक भी था और इसी वजह से ही सदियों से उनको याद किया जाता है। नंबर 2, सलीम अव्वल। सलीम अव्वल 10 अक्टूबर 1470 से 22 सितंबर 1520 तक ज़िंदा रहे थे और वो 1512 से लेकर 1520 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे थे। ये उन्हीं का दौर था जब सल्तनत उस्मानिया फैलना शुरू हुई। सुल्तान सलीम ने 1516 से 1517 में कई अजीम फतूहात हासिल की, जैसे कि इजिप्ट, त्यामा, हिजाज और लेवांत। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उस टाइम सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में 1.494 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका था। वो मदीना और मक्का में जाने वाले हाजियों का भी मुहाफिज थे। उनकी लगातार जंगों की वजह से सल्तनत बहुत तेज़ी से बढ़ी और वो एक निडर हुक्मरान थे, बाकी कई सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों जैसे ही। सलीम अपने नीचे काम करने वालों से हमेशा बेहतर काम लेने की ही तवक्को करते थे और उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। इतना गुस्से वाला होने के बावजूद भी लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे और उन्होंने कई मुल्कों को सल्तनत में शामिल किया जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन पाएंगे। और इन सब चीज़ों के साथ साथ वो एक बहुत बड़े शायर भी थे। 1516 में उन्होंने दमिश्क को अपने कब्ज़े में कर लिया था, लेकिन उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए थे और 49 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। ये बताना मुश्किल है कि वो कैसे मरे, लेकिन कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये कहती हैं कि वो स्किन इन्फेक्शन की वजह से मरे थे, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके मरने की वजह असल में कैंसर थी। नंबर 1, सुल्तान महमद फ़ातेह। सुल्तान महमद फ़ातेह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सुल्तान महमद ने पहले 1444 से लेकर 1446 तक हुकूमत की और फिर 1451 से लेकर 1481 तक। अपने पहले दौर में उन्होंने जॉन ह्युंडी की सलीबी फ़ौज को हरा दिया और दूसरे दौर में उनका मेन फोकस था सल्तनत उस्मानिया को और भी ज़्यादा ताकतवर और बेहतर बनाना। उनका सबसे मेन आइडिया ये था कि नेवी की फ़ौज को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए ताकि वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह कर सकें, और उन्होंने 21 साल की उम्र में ये कर भी दिखाया था। ये वो वक्त था जब उन्होंने बजंतीन एम्पायर को ख़त्म कर दिया था। ये करने के बाद सुल्तान महमद फ़ातेह ने रोमन एम्पायर के सीज़र का टाइटल भी हासिल कर लिया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल का फ़ातेह ही ये टाइटल हासिल कर सकता था। इसके अलावा उन्होंने कई और जंगें भी लड़ी और कई इलाके फ़तह किए, जैसे कि सर्बिया, मोरिया, टेबिज़ोन, वलाचिया, बोस्निया, अनातोलिया की फ़तह, मोल्डोविया, अल्बानिया और ऐसी ही कई और बड़ी जंगें। उसने एक कोड बनाई जिसमें काम करने वाले लोग उसके बहुत वफ़ादार थे और इसी वजह से उसके पास और अथॉरिटी आ गई जो कि उस टाइम की ज़रूरत भी थी। और ये सब करने के बाद सुल्तान महमद फ़ातेह ने लगातार अपनी सल्तनत को बढ़ाया।
उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो कई ज़ुबानें बोल सकते थे, जैसे कि लैटिन, ग्रीक, पर्शियन, अरेबिक, सर्बियन, तुर्किश और ऐसी ही कई और ज़ुबानें। एंड पर बात ये कि इनमें से हर सुल्तान ने ही सल्तनत उस्मानिया को बढ़ने में बहुत मदद दी थी और उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जो कि सिर्फ एक ख्वाब था। सबसे बेहतरीन बात यह कि एक हुक्मरान होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। कई सुल्तान तो शायर थे और इसके साथ उन्होंने और भी बहुत कुछ सीखा हुआ था, जैसे कि मैथ और साइंस वगैरह। और ये सब जहन में रखते हुए हमें इन हुक्मरानों से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे एक शख्स पूरी दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ सकता है और कैसे एक शख्स अपनी सोच के साथ अपनी कौम को आगे पहुंचा सकता है। और उनकी इसी चीज़ की वजह से ही आज भी दुनिया कई सालों बाद भी उनको याद रखे हुए है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।